नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि मैं आपको पता है 7 आर्टिकल्स हर दिन छपते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ 5 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। एक तो है हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ को लेके। कोविड 19 के पैंडेमिक के बाद जो एयर ट्रेवल है वो फिर से पिकअप हो रहा है। जो ट्रैफिक है एयर में, एयरलाइंस में जो लोग बैठते हैं वो फिर से बढ़ रहा है। अब ऐसे समय पे इंडिया के अंदर हब एयरपोर्ट्स होने चाहिए। व्हाट आर दीज हब एयरपोर्ट्स? इनको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनसे क्या स्टैंडर्ड्स, इनसे क्या अपॉर्चुनिटीज उभरेंगी इंडियन एविएशन मार्केट के लिए, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, गैब्रिलिया रमोस और रटवा कोकू रोंडे जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सेट ऑफ कोड निकाला गया है यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल एग्रीमेंट के बाद। वो कैसे गवर्नमेंट्स और कंपनीज के ऊपर लागू होगा, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद अगला आर्टिकल, एनालाइजिंग स्पेक्ट्रम ऑप्शन। देखिए, स्पेक्ट्रम ऑप्शन से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली जो 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशंस हुए हैं, मतलब होने वाले हैं, उसको पिछले साल हुए थे, इस साल होने वाले हैं, तो इसको लेके 2 आर्टिकल हैं। एक तो एनालाइजिंग स्पेक्ट्रम ऑप्शंस और एक है प्रोग्रेस विदाउट लिमिट्स। इन दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे। फिर फ्रॉम कलर टू वाइट्स, क्रिकेट के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। 1 जुलाई से जो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, 5वां टेस्ट मैच, जो कि रुक गया था, नहीं हो पाया था आईपीएल की वजह से, वो होने वाला है। तो ओवरऑल कलरफुल ड्रेस से व्हाइट टेस्ट वाली ड्रेस में आ जाएंगे इंडियन प्लेयर्स। क्या चेंजेस हुए हैं, बीच में क्या क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, ज्यादातर लोगों के मैसेज से जवाब दे रहा हूँ आजकल, आपने देखा ही होगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल। लाइक बटन के बगल में आपको ये दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। सारी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप इनको दबा के हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा वीडियो के एंगेजमेंट के लिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए। चलिए भाई, इट्स टाइम इंडिया प्लान्स अ हब एयरपोर्ट भाई। देखिए क्या है कि इंडिया के जो मेट्रो गेटवे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हब एयरपोर्ट में बदलना जरूरी। मेट्रो गेटवे एयरपोर्ट्स मतलब इंडिया के अंदर मुंबई का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, चेन्नई का एयरपोर्ट, कोलकाता का एयरपोर्ट, बेंगलुरु के एयरपोर्ट, इनको हब एयरपोर्ट में बदलने की जरूरत है। आप बोलोगे सर हब एयरपोर्ट क्या होता है? देखिए समझिए, नोवल कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, एयर ट्रैफिक पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। बहुत से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स हैं जहां पे पैंडेमिक से पहले जो एयर ट्रैफिक था उसको क्रॉस कर चुका है एयर ट्रैफिक। इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमसे 2 ही मार्केट्स आगे हैं डोमेस्टिक में, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स और एक चाइना। चाइना इसलिए क्योंकि चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है, और यूएस इसलिए क्योंकि यूएस का एविएशन मार्केट बहुत पहले ही डेवलप कर गया था। अब क्या है, एयर ट्रैवल के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ गया है, इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, लोग फिर से एयर ट्रेवल कर रहे हैं। ओके भाई। और इंडिया के अंदर चूंकि ये एयर ट्रेवल बूम पे है, तो जो इंडियन एयरपोर्ट्स ऑपरेटर है उन्होंने प्लान किया है कि 90,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके आगे आने वाले समय में एयरपोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, नए एयरपोर्ट्स बनवाएंगे, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, नए एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, वगैरह वगैरह। तो अब बिल्कुल सेट कंडीशंस है कि इंडिया के अंदर एक हब एयरपोर्ट आना चाहिए। अब आप बोलोगे हब एयरपोर्ट क्या होता है? हब एयरपोर्ट आप समझ लीजिए दोस्तों, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट करें और ये कनेक्टिंग एयरपोर्ट की तरह काम करें। एक तो एयरपोर्ट क्या होता है कि भाई उसने देखा कि कौन उस जगह पे आ रहा है और कौन उस जगह से जा रहा है। दूसरा, एक हब एयरपोर्ट ऐसा होता है जहां से फ्लाइट आपकी ले ओवर करके निकल रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया से आपको ब्राजील जाना है, तो इंडिया से ब्राजील की डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलेगी नहीं, ना रियो डी जेनेरो की मिलेगी, कहीं की भी नहीं मिलनी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया से ब्राजील की डायरेक्ट फ्लाइटें है ही नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या करोगे कि यहां से फ्लाइट पकड़ोगे दुबई की, और दुबई से आप पकड़ोगे फ्लाइट ब्राजील की, या फिर दूसरा रूट ये ले सकते हो कि यहां से आप फ्लाइट पकड़ोगे लंदन की और लंदन से पकड़ोगे ब्राजील की। तो बेसिकली ये जो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है और ये जो दुबई की एयरपोर्ट है, ये हब एयरपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जो दुनिया भर से कनेक्टेड है। तो ऐसी बहुत सी जगह है इंडिया के अंदर जहां पे डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती। ब्राजील हो गया, और भी बहुत सी कंट्रीज आपको ऐसी मिल जाएंगी, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से नहीं उड़ती। बट अगर यहाँ पे जाना है तो आपको एक हब एयरपोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी लोगे। तो आपने दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट ली, तो दुबई क्या एक हब एयरपोर्ट है। हब एयरपोर्ट में बहुत सारे आप कह लो मल्टीट्यूड्स ऑफ एयरलाइंस रुकती हैं, वहां से जाती हैं, नॉन एक वेव के फॉर्म में वहां पर फ्लाइटें आती हैं,
और एक वेव के फॉर्म में वहां से फ्लाइटें निकल जाती हैं। पैसेंजर्स का 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, कभी कभी ज्यादा 8-10 घंटे का भी लेवल होता है। ओके, तो बेसिकली नॉर्मल केसेस में जो एयरपोर्ट्स डिजाइन किए जाते हैं वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन पैसेंजर्स को देख के डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए शुरू शुरू में क्या होता था कि भाई अराइवल का टर्मिनल अलग होता था, डिपार्चर का टर्मिनल अलग होता था। आज की डेट में भी ऐसा है, भाई इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो अराइवल टर्मिनल अलग होता है, डिपार्चर टर्मिनल अलग होता है। लेकिन अब कंसेप्ट को सेम कर रहे हैं, अब अलग अलग फ्लोर्स बना देते हैं, ऊपर से अराइवल हो रहा है, नीचे से डिपार्चर हो रहा है। ओके, तो अब अराइवल टर्मिनल अलग, डिपार्चर टर्मिनल अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कर दिया, और दोनों में ही अराइवल डिपार्चर को अलग अलग फ्लोर पे कर दिया। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो ट्रांजिट फ्लायर्स हैं इनको कैटर करो। जब आप ट्रांजिट फ्लायर्स को कैटर करोगे तो भले ही आपकी कंट्री में वो इंडिविजुअल ना आ रहा होगा, वो किसी और कंट्री में जा रहा हो, तो भी वो आपकी कंट्री के एयरपोर्ट को इस्तेमाल करेगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे, ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे, ज्यादा फ्लाइटें उतरेंगी, ज्यादा फ्लाइटें उतरेंगी, ज्यादा रेवेन्यू आएगा, पैसेंजर फुटफॉल बढ़ेगा। तो इससे बहुत सारी चीजों का इकोसिस्टम एक्सपेंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब इंप्रूव्ड पैसेंजर थ्रूपुट होगा, ज्यादा पैसेंजर्स उतरे, मान लो मुंबई एक हब एयरपोर्ट बन गया, मुंबई में ज्यादा पैसेंजर्स उतरे, ज्यादा उड़े, तो इससे हुआ क्या कि भैया बहुत सारे एरो और नॉन एरो सर्विस प्रोवाइडर्स को बूस्ट मिला। कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, फ्यूलिंग, रिटेल और ड्यूटी फ्री में सामान बिकना, व्हीकल पार्किंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल, ये सबको एक पुश मिलेगा। इससे एक इकोनॉमिक पुश आएगा, और ये इकोनॉमिक पुश बहुत बड़ा होता है दोस्तों। समझ गए भाई बात को? तो ये है पूरा का पूरा सीन यहाँ पे। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट फ्लायर्स आएंगे, बिजनेस ट्रेवल्स आएंगे, उनको अलग अलग प्रकार की फ्लाइट्स देना, डेस्टिनेशन देना। तो जो हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो इंटरनेशनल में एक्सपेंड करेंगी, बड़े स्केल पे काम करेंगी। फॉरेन की एयरलाइंस इंडिया में आके रुकेंगी तो वो इंडिया की एयरलाइंस के साथ थोड़ा बहुत टाइप टाइप का करेंगी, तो एक इकोनॉमिक बूस्ट आएगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, एयरलाइंस के लिए भी, सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार को यहाँ पे मिलेगा रेवेन्यू, प्लस यहाँ पे कुछ और फायदे हैं। एक फोर्स मल्टीप्लायर आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, बिजनेस ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स, टूरिज्म, कल्चर, ये सब कुछ को एक पुश मिलेगा। खासकर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप एक हब एयरपोर्ट बनोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग जब आपके यहाँ पे आ रहे हैं, लंबे लोअर हैं, तो कुछ घंटे के लिए शहर में निकल गए, घूम फिर के आ गए। समझ गए बात को? तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे हब एयरपोर्ट बहुत सारे, आप कह लो, रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर रहा है, इकोनॉमी को पुश दे रहा है, तो हमारे यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे हब एयरपोर्ट बनने की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई जा रही हैं। अगर आपको हब एयरपोर्ट बनना है तो 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। भाई कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये? तो एक कंडीशन तो ये बताई जा रही है कि भाई आपका लोकल कंज्यूमर डिमांड जबरदस्त होना चाहिए। तो इंडिया की तो डोमेस्टिक डिमांड तीसरी है पूरी दुनिया में। एक ज्योग्राफिक लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी ज्योग्राफिक लोकेशन। अगर पैसिफिक के साइड में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाइना वगैरह है, इनको जोड़ना है ओवरऑल ब्राजील से और ओवरऑल बाकी आप कह लो अफ्रीका से, तो इंडिया इज अ बेस्ट प्लेस फॉर हब पोर्ट। हब एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी हमारी अच्छी हैं। हाँ, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट हाई वॉल्यूम ट्रैफिक। ये एक सवाल है कि क्या दुबई जैसा या लंदन जैसा हब एयरपोर्ट बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? इसके लिए यहाँ पे बहुत सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा। इंडिया के फेवर में देखिए यहाँ पे फैक्टर्स बता रखे हैं। इंडिया का एक लार्ज डायस्पोरा ट्रांसनेशनल कम्युनिटी है, लगभग 18 मिलियन लोग इंडिया के अलग अलग 6 कॉन्टिनेंट में बसे हुए हैं, 1 करोड़ 80 लाख लोग। ये किसने बताया? यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीजन ने बताया, इनकी रिपोर्ट ऑन इंटरनल माइग्रेशन 2020 में। फिर इंडिया एक बिजी इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर में यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट को एशिया के साथ जोड़ने में हब एयरपोर्ट की तरह इंडिया अपने आप को डेवलप कर सकता है। प्लस हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक है, किसी एक शहर में एक ही एयरपोर्ट होगा, एक से ज्यादा एयरपोर्ट जल्दी नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल जो भी एयरपोर्ट बना रहा है उसके लिए फायदे का ही सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है। प्लस एयरपोर्ट के टैरिफ का डिटर्मिनेशन एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है, तो एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी है यहाँ पे चीजों में मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को हटाने के लिए, ठीक है ना, एक्सटॉर्शन को हटाने के लिए। इंडिया में अभी के लिए 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूरत है, ड्यूटीज और टैक्सेस को रेशनलाइज करने की जरूरत है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो कॉस्ट है उसको थोड़ा बहुत कम करने की जरूरत है। वो कैसे हो सकती है? तो इसको जीएसटी रिजीम के अंदर ले आओ। इससे क्या होगा कि ओवरऑल एयरलाइंस की वायबिलिटी बढ़ेगी, एयरपोर्ट और एयर कार्गो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, और हम थोड़ा थोड़ा हब एयरपोर्ट की तरफ जाने की तरफ बढ़ेंगे। और बेसिकली हब एयरपोर्ट को बनाने का इनिशिएटिव सरकार को लेना चाहिए। सरकार जब लीड करेगी तो ग्राउंड लेवल पे चीजें सुधर पाएंगी। समझ गए भाई? ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, अ ग्लोबल न्यू स्टैंडर्ड, अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स। तो भैया देखो,
यूनेस्को का एक नया ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ है ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आज की डेट में हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है। जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो जो फीड आपके सामने आती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन होती है। ओके, आज की डेट में जब आप मेक माई ट्रिप पे लॉगिन करते हो कोई फ्लाइट बुक करने के लिए, तो वहां पे जैसे मैं जैसे मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट बुक करता हूं, तो मेरे सामने जो फ्लाइट के दाम आ रहे हैं वो किसके बेसिस पे आ रहे हैं? डायनेमिक बेसिस पे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहे हैं। तो आज की डेट में वेदर पैटर्न, ओवरऑल एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या होगा? इनफैक्ट कोरोना की वैक्सीन तक को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम ने एक मेजर रोल प्ले किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इज अ गेम चेंजिंग रेवोल्यूशन, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस भी देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया और चाइना की अगर आप बात करो, तो इंडिया चाइना पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को बनाते हैं, लेकिन इमेजनेट नाम के एक प्लेटफॉर्म पे जितनी भी इमेजेस हैं उसमें से केवल 3% इमेजेस इंडिया और चाइना की हैं। तो भले और इंडिया और चाइना की जो आबादी है वो 1/3 हो पूरी दुनिया की, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ जो इमेजेस प्रोड्यूस करते होंगे इंडिया चाइना वो भी ज्यादा होंगी। लेकिन इमेजनेट नाम के इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया चाइना की इमेजेस केवल 3%। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो एशियन सोसाइटीज है, जिनको आप कह सकते हो डेवलपिंग सोसाइटीज है, यहाँ की इमेजेस का प्रेजेंटेशन इन्होंने प्लेटफॉर्म पे कम कर दिया। उसी प्रकार से जब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज की बात करो, तो आज की डेट में फेशियल रिकॉग्निशन किया जाता है फोन के लिए, बैंक अकाउंट्स के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए। अब ऐसा बताया जाता है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूएस में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज वुमेन और डार्क स्किन पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे एक कैच है। होता क्या है कि अगर आप बेसिकली तीन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं यहाँ पे एक मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आईफोन है, अब आईफोन को अगर आपने चेहरे के सामने खोलो तो फटाक से खुल जाएगा, या फिर कोई दूसरा फोन है चेहरे के सामने खोलो, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। लेकिन ये जो फेस रिकॉग्निशन वाली टेक्नोलॉजी है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जो व्हाइट स्किन्ड मैन है या लाइट स्किन्ड है, अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जो इंडिया में गोरे किस्म के लोग हैं, उनमें 1% एरर रेट आता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फेस रिकॉग्निशन का। लेकिन डार्क स्किन्ड मैन में 19% और डार्क स्किन वुमेन में 35%। मतलब यही जो फेस रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, अगर कोई इंसान है जिसका डार्क कंप्लेक्शन है, उसके स्किन का कलर थोड़ा डार्क है, ब्लैक है, जैसे कि आपके अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, तो उस केस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ना, इट इज प्रोन टू एरर। डार्क स्किन मेन में 19% एरर आता है, डार्क स्किन वुमेन में 35% एरर आता है। और इस टेक्नोलॉजी को पकड़ के अगर पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। देयर इज चांसेस ऑफ फॉल्ट, देयर इज चांसेस ऑफ रॉन्गफुल अलर्ट्स, जो कि हो भी रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा क्या है कि भैया फेयर मैन है तो ये फेशियल टेक्नोलॉजी सही काम कर रही है और डार्क स्किन है तो सही काम नहीं कर रही? उसकी वजह है कि जब इन टेक्नोलॉजी को बनाया गया, इनको वेस्टर्न कंट्रीज में बनाया गया, और इनको बनाने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर व्हाइट थे। अगर 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात की जाए दुनिया भर में, तो उसमें से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वुमेन है, और वो वुमेन भी ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज से आती हैं, जो कि ओवरऑल फेयर कॉम्प्लेक्शन की हैं। तो जब इन सिस्टम्स को डिजाइन किया गया तो कॉम्प्लेक्शन को शायद यहां पे कंसीडर किया होगा, इसलिए डार्क स्किन्ड मेन और वुमेन में जो इनका एरर रेट है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है तो इसमें प्रॉब्लम भी है, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना जरूरी है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में पहुंच चुका है $7.8 बिलियन। इंडिया के नीति आयोग ने 2018 में रिलीज की थी नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैसिव पोटेंशियल को दिखाती है सोशल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, और इससे ठीक ठाक इकोनॉमिक रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। भैया इंडिया के नीति आयोग ने ओवरऑल इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे प्रयोग करना है, इसको कहां कहां पे डिप्लॉय करना है, इसके बारे में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नीति आयोग ने एक एआई फॉर ऑल कैंपेन चलाया, जिसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में एथिकलिटी, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज की भी बात की। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप गलत प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंट्री टू कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रेगुलेशन कर रहा था, ओवरऑल एथिकल एलिमेंट लेके आ रहा था, लेकिन कोई इंटरनेशनल समाधान नहीं निकला था इसका। इसलिए रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके यूनेस्को की एक ग्रैंड ग्लोबल स्ट्रेटजी आई है। लास्ट नवंबर 2021 में 193 कंट्रीज मिली यूनेस्को में,
और इन्होंने बोला कि भाई किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गवर्नमेंट और टेक कंपनीज के द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए अगर आप देखें तो यूनेस्को ने एक कोड ऑफ रिकमेंडेशंस निकाले हैं। इनका नाम है यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको बनने में 2 साल लगे। हजारों की तादाद में ऑनलाइन कंसल्टेशन हुए अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोगों के साथ, और उसके बेसिस पे कोड निकाला गया है। यहाँ पे रिकमेंडेशंस का कोड निकाला गया है यूनेस्को का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे उसमें एथिक्स को कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली पावर अलग अलग लोगों के बीच में एक पावर सेग्रीगेशन ना हो जाए, बिजनेस और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें, ह्यूमन इंटरेस्ट को पहले वरीयता दी जाए। आज की डेट में जो इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है इनको थोड़ा कम किया जा सके, माइनॉरिटीज ग्रुप्स को और वुमेन को फेयरली रिप्रेजेंट किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिजाइन टीम्स में। एक प्रकार का कोटा सिस्टम होना चाहिए जहां पे अलग अलग सोशल बैकग्राउंड्स के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिजाइनिंग टीम में हो, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर किसी भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के अगेंस्ट ना हो। समझ गए भाई। फिर इस रिकमेंडेशन में डाटा मैनेजमेंट, प्राइवेसी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इस प्रकार के फैक्टर्स को भी देखा गया है। एक यूजर के हाथ में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डाटा है तो वो उसको किस प्रकार से एक्सेस करेगा, समय और इस्तेमाल ना होने पे उसको डिलीट करना, इस प्रकार के बहुत से प्रोविजंस भी यहाँ पे बोले गए हैं। सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना, अकाउंटेबिलिटी को मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किसी इंडिविजुअल का डाटा इस्तेमाल करता है तो वो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रॉन्गफुल यूज के लिए अकाउंटेबल भी होगा। समझ गया बात को। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल किए जाए, इनके सोशियो कल्चरल इंपैक्ट्स निगेटिव नहीं होने चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो इनको मास सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव इंपैक्ट पे ध्यान देना जरूरी है। यंग और चिल्ड्रन, बेसिकली जो यंग लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके ऊपर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ ओवरऑल रिकमेंडेशंस किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। इसके लिए 2 साल तक बहस हुई है और फाइनली ये रिकमेंडेशंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया। फिर कंट्री वाइज भी बात की जाए तो जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड ने अपनी 2017 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो फिनलैंड का एग्जाम्पल लेके जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो ओवरऑल अपनी ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नीति आयोग ने भी हमारे यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, हालांकि फिनलैंड जितनी हमारी स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो बेसिकली एक देश की सरकार इस बात को इंश्योर कर सकती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी वहां पे कैसे इस्तेमाल होगी, क्या क्या अलग अलग प्लेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन सब चीजों को अगर आप कोडिफाई कर दोगे ना, डॉक्यूमेंट कर दोगे ना, तो ग्राउंड लेवल पे चीजें काफी आप कह लो स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। समझ गए बात को। तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में ऐसा बताया जाता है कि ये जो रिकमेंडेशंस दी गई यूनेस्को के द्वारा, ये गाइड की तरह काम करेंगे गवर्नमेंट्स के लिए, कंपनीज के लिए, ताकि जब भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बनाए उसमें कुछ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिनको उन्हें फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं किया तो आपके खिलाफ यहाँ पे एक्शन हो सकता है। तो प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनेस्को रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, अपने लेजिस्लेशन में ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स को जोड़ना, इन सब बातों पे यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है। समझ गए भाई। गैब्रियल रेमोस जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज यूनेस्को के, और रित्वा कोकुके रोंडे जो कि एम्बेसडर हैं फिनलैंड की इंडिया एंड बांग्लादेश में। ओवरऑल इनके ये व्यू पॉइंट्स हैं। फिर आगे बात करते हैं, 2 आर्टिकल्स लगातार हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन से रिलेटेड। भाई देखिए, रिसेंटली ही यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है एक मेगा ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस पे कौन कौन से गीगाहर्ट्ज बैंड में एक्शन कराया जाएगा, तो 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो सब 1 गीगाहर्ट्ज वाली कैटेगरी है इसमें हो रहा है। उसके साथ साथ मिड बैंड्स ऑफ 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज, और फिर 26 गीगाहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में भी यहाँ पे ऑप्शन होगा। टोटल जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई ऑप्शन के लिए वो है 72 गीगाहर्ट्ज। ठीक है भाई। पिछले साल जितनी पुटअप की गई थी वो थी 2.2 गीगाहर्ट्ज। आप कह सकते हो पिछले साल के कंपैरिजन में 35 गुना, 35 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ओवरऑल ऑप्शन किया जा रहा है। तो इस बार ओवरऑल अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो जो ऑफर पे फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत ज्यादा है, प्लस अगर आप देखो तो जो क्यूमुलेटिव रिजर्व प्राइस रखी गई है तो उसके हिसाब से देखें तो कुल मिला के जो टोटल पैसा सरकार को यहां पे मिलेगा वो होगा 4,31,605 करोड़, अगर पूरा बिक जाता है तो।
पिछली बार एक्सपेक्ट किया गया था कि 3,90,000 करोड़ आएगा, लेकिन 3,90,000 करोड़ नहीं आया, केवल 74,000 करोड़ आया। और 700 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी बैंड थे वो बिके ही नहीं। तो पिछली बार जो दाम थे वो बहुत ज्यादा थे, केवल 2.2 गीगाहर्ट्ज के लिए 3,90,000 कोट किया गया था। इस बार 72 गीगाहर्ट्ज के लिए 4,31,000 करोड़ कोट किया गया। तो नो डाउट इस बार के जो रिजर्व प्राइसेस हैं वो पिछले बार से बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि इस बार के रिजर्व प्राइसेस फिर भी बहुत ज्यादा है। ओके, अब ज्यादा है कम है ये तो देखो ऑप्शंस के समय पे पता चलेगा, बट दो चीजें तो पॉजिटिव है। एक तो जो अमाउंट, जो क्वांटम ऑफ फ्रीक्वेंसी है सेल पे, वो बहुत बढ़ गई है, और जो उसके लिए पैसा चार्ज किया गया है वो ट्राई के रिकमेंडेशंस पे कम कर दिया गया। तो यहां पे आ गया है रिजर्व प्राइस का कंसेप्ट। रिजर्व प्राइस क्या होता है? रिजर्व प्राइस मतलब जिस प्राइस पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन बेचे, मतलब स्पेक्ट्रम बेचा जा रहा है। रिजर्व प्राइस मतलब जिससे बिडिंग शुरू हो रही है, अब जो ज्यादा बिडिंग कर दे उसको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम। तो आप देखो, जो कॉस्ट सिस्टम डाटाबेस की जो ऑप्शन होता है, रिजर्व प्राइस के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड होती हैं। जितना रिजर्व प्राइस है उससे कहीं ना कहीं विनिंग बिड प्राइस जो आपका होता है वो एसोसिएटेड होता है। अगर हायर रिजर्व प्राइस है, समझिए, अगर हायर रिजर्व प्राइस है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्पेक्ट्रम्स नहीं बिकेंगे, लेकिन अगर लोअर रिजर्व प्राइस है तो ज्यादा स्पेक्ट्रम बिकेंगे। तो अगर लोअर रिजर्व प्राइस है और ज्यादा स्पेक्ट्रम बिकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा। क्योंकि समझिए, जो फ्रीक्वेंसी बैंड यहां पे अनयूज्ड रह जाते हैं वो तो एयर वेव्स है ना, वो सरकार का नुकसान ही है, उस पर आप कुछ और काम नहीं कर सकते। एयर वेव्स तो देखिए वो तो खाली है आपका। फ्रीक्वेंसी बैंड पूरा बिक जाए तो सरकार का फायदा है, क्योंकि फिर सरकार के पास रेवेन्यू आएगा। अगर वो अनयूज्ड रह जाता है तो सरकार को नुकसान है एक प्रकार का, क्योंकि फिर उससे पोटेंशियल कोई पैसा यहां पे आया नहीं। 2021 में ऐसा ही हुआ था, तो ट्राई के रिकमेंडेशन से सरकार इस बार ऐसा नहीं करने की कोशिश कर रही। इस बार सरकार का टारगेट है, ट्राई का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बैंड्स बिक जाए। अब देखा जाए तो कुछ बैंड्स इस बार मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में और बाकी कंट्री से कंपैरिजन में थोड़े महंगे हैं। लेकिन अगर आप 3.3 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज जो कि नए बैंड्स हैं इनकी बात करूं तो इनका जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो है $0.02, 3.3 गीगाहर्ट्ज के लिए, और 26 गीगाहर्ट्ज के लिए $0.0004 ऑन पर मेगाहर्ट्ज पर पॉप बेसिस। तो इंटरनेशनली दामों को थोड़ा कॉम्पिटेटिव रखने की कोशिश की गई है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। अब एक्चुअली में यहाँ पे विनिंग बिड प्राइसेस क्या होंगी इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कुछ सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेती है। एक तो टेलीकॉम कंपनीज के सामने एक प्रेशर ये है कि ओवर द टॉप सर्विसेज उनका मार्केट खा रही है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेस टाइम हो गया। व्हाट्सएप में क्या है, व्हाट्सएप में अगर आप देखो तो आप ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो जब ऑडियो कॉलिंग इंटरनेशनल व्हाट्सएप पे ही हो गई तो फोन की क्या जरूरत है? आजकल आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग ऑडियो ही कॉल करते हैं। हालांकि फोन के दाम आज की डेट में बहुत सस्ते हो गए तो लोग फोन कर लेते हैं, बट ऑडियो कॉल इज एज मच एज इफेक्टिव देन आप कह लीजिए इन ऑर्डिनरी कॉल। और 5G के आने के बाद तो आप समझिए कि इंटरनेट स्पीड्स और तेज हो जाएंगी। तो ऑडियो कॉल में जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अभी आता है सिग्नल कम होने की वजह से वो भी नहीं आएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के सामने, क्योंकि उनके रेवेन्यूज इफेक्ट हो रहे हैं। ओवर द टॉप सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल की जा रही है तो उसके लिए कुछ भी टेलीकॉम्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है। फिर अगर आप 5G कम्युनिकेशन की बात कीजिए, 5G नेटवर्क्स की, तो उसमें मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन है, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन है। तो ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज की जो बड़े एंटरप्राइज यूजर्स हैं इसको यूज कर सकते हैं। आप समझिए, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, कोई गूगल फेसबुक जैसी कंपनी है, इस प्रकार के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए पहले किसी एक इंटरनेट कंपनी के साथ बातचीत करते थे, वोडाफोन के साथ, जियो के साथ, एयरटेल के साथ। अब ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम ले रहे हैं सरकार से। इनको क्या बुलाया जा रहा है? CNPN, कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। तो गूगल को अपने एंटरप्राइज, फेसबुक को अपने पूरे की पूरी कॉलोनी में इंटरनेट चलाना है। बेसिकली पूरा का पूरा पार्क ले लेते हैं ना। रिलायंस जियो तो के पास तो खैर खुद ही इंटरनेट है। तो कोई बड़ी कंपनी, कोई बहुत बड़ा कॉल सेंटर जो बड़े एकड़ों में काम कर रहा है, वहां पर उसने अपना खुद का कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क बना लिया, खुद का स्पेक्ट्रम ले लिया। तो क्या उसने फिर अलग अलग टेलीकॉम नेटवर्क से इंटरनेट खरीदा? ऑब्वियस ही बात है, नहीं खरीदा। तो इससे टेलीकॉम नेटवर्क्स की जो कमाई है वो कम होने वाली है। इसलिए आप देखो टेलीकॉम नेटवर्क्स नाराज हैं। शुरुआत में टेलीकॉम नेटवर्क्स ने सरकार से गुहार रखी थी कि कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स को आप सीधे स्पेक्ट्रम मत दीजिए, पर सरकार ने डिसाइड किया कि हम देंगे। तो इस बात को लेके जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं नाराज हैं। तो हो सकता है कि ऑप्शंस में टेलीकॉम प्लेयर्स कम कोट करें, क्योंकि जो इनका मेजर कस्टमर बेस था
ये जो सीएनपीएन थे जो कि इन पर्टिकुलर टेलीकॉम नेटवर्क से आके इंटरनेट वगैरह खरीदते थे, सर्विसेज खरीदते थे, वो अब खरीदने नहीं आएंगे। तो ये एक नेगेटिव आप कह लो इफेक्ट डाल सकता है स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के ऊपर। फिर अगर आप देखो तो बहुत सारे और फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड है वो यहाँ पे बढ़ गया है, नंबर ऑफ जो बिडर्स हैं वो यहाँ पे थोड़े बहुत डिक्रीज हो गए हैं, तो जो बिडिंग के चांसेस है वो यहाँ पे बेहतर है। हालांकि बिडिंग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। ओवरऑल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसकी चली वजह से प्राइसेस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाए नहीं जा सकते इंटरनेट वगैरह के। तो ओवरऑल टेलीकॉम कंपनीज के लिए ऑक्शन में ज्यादा पैसा देना मुश्किल है। दूसरा का जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएनपीएन नेटवर्क्स को सीधे स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस इन टेलीकॉम कंपनीज का जा रहा है। तो ये कितना इन्वॉल्व होके यहाँ पे बिडिंग करने वाले हैं ये भी देखना अभी बाकी है। वी श्रीधर साहब जो कि आईआईटी बैंगलोर के, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। फिर एक और आर्टिकल है इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे भाई जैसा कि बताया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मतलब बहुत तारीफ की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिसेंटली 159 पेज का नोटिस निकाला, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि 5G टेक्नोलॉजी में इंडिया मूव करेगा, उसके बाद इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना, फाइनली इसके ऑप्शन को कंप्लीट करना, ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। इंडिया में इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी को लाने के लिए सरकार बहुत कीन है। दुनिया भर में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, दुनिया भर में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में एक ट्रायल बेसिस पे और कुछ जगहों पे तो रियल बेसिस पे 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। लेकिन इंडिया के अंदर अभी इसका ऑप्शन चल रहा है। मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ जाए, क्योंकि इसके बहुत पॉजिटिव आउटकम्स है। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इंडिया के अंदर वैसे भी वायरलेस टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत हद तक हो रहा है, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, इन सब चीजों में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है 5G टेक्नोलॉजी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और इस बार अच्छी बात यह भी है कि 5G सर्विसेज में जो सब 1 गीगाहर्ट्ज वाली जो रेंज है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ाए गए हैं। एक सी बैंड की फ्रीक्वेंसी 3.3 गीगाहर्ट्ज की जोड़ी गई है, 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जोड़ी गई है। तो इस बार जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं लोगों को, वो ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो फ्रीक्वेंसी बैंड बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी। प्लस अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि ये जो ओवरऑल पेमेंट्स करनी है, ये 20 साल के स्टेगर्ड टाइम फ्रेम में करनी है, एकदम से यहाँ पे पैसा नहीं देना है। फिर एक चीज और हुई है यहाँ पे कि सरकार का टारगेट है कि भाई डिजिटल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है। तो ये एक लॉर्डेजिव ऑब्जेक्टिव से डिजिटल कनेक्टिविटी बूस्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी पे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। 5G अडॉप्शन के साथ साथ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम्स, इन सब के ऊपर लोगों की रिलायबिलिटी बढ़ेगी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम साइबर क्राइम्स भी बढ़ेंगे, जिनको टैकल करने के लिए सर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सरकार है वो बूस्ट कर रही है। वीडियोस और गेम्स का जो डाउनलोड है वो इंडिया का तेज होगा, इंडिया पूरी दुनिया से और ज्यादा तेजी से कनेक्ट होगा, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे कही गई हैं। पिछले आर्टिकल की रिपीटेड बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। और आज का आखिरी आर्टिकल, फ्रॉम कलर्स टू वाइट्स ऑन इंडियन क्रिकेट स्पोर्टिंग अ न्यू लुक। देखिए बायलेटर 2020 इंटरनेशनल्स अगर आप देखो, बेसिकली जब भी दो कंट्रीज के बीच में मैच होता है तो मेनली टेस्ट मैच और ओडीआईज होते हैं। टेस्ट मैच और ओडीआई की सीरीज के साथ 1, 2 या 3 T20 इंटरनेशनल रख लिए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप ये जो बाइलेटरल डोमेस्टिक सॉरी मल्टीलेटरल डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप्स होती है ना, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, बिग बैश हो गई, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली देखिए तो T20 की सीरीज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में कंक्लूड हुई है। 2-2 का यहाँ पे आप कह लो कि ओवरऑल टाई था। इंडिया पहले 2 मैच हारा, फिर इंडिया 2 मैच जीत गया और आखिरी मैच यहाँ पे टाई हो गया बारिश की वजह से। अब इंडिया का अगर आप देखें तो ओवरऑल जो मेन बैटिंग बेस है, जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, वो आईपीएल में थे। इस समय पे इंग्लैंड में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में 1 जुलाई से होने वाला है 5वां टेस्ट मैच, जो कि रद्द कर दिया गया था कोविड स्केयर के चलते, और चूंकि आईपीएल के शेड्यूल के साथ वो क्लैश कर सकता था। तो हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है ये बढ़ती T20 की इंपॉर्टेंस की, और जो T20 से एकदम से जो प्लेयर्स को टेस्ट मैचेस में स्किप करना पड़ता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, इसकी बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जो 1 जुलाई से मैच होने वाला है, पिछ जो सीरीज थी इंडिया इंग्लैंड की वो 2-1 पे थी। इंडिया ऑलमोस्ट जीत ही रही थी। तीसरा टेस्ट में अगर ये आखिरी टेस्ट मैच इंडिया जीत जाती तो इंडिया वाज टू बी द विनर। बट अब कंडीशंस काफी बदल गई हैं। अब ओवरऑल लीडरशिप चेंज हो गया है। बेन स्टोक्स बन गए हैं इंग्लैंड के कैप्टन, और इंडिया के कैप्टन बन गए हैं रोहित शर्मा। पहले से टीमें भी काफी बदल गई हैं। तो लेट्स सी इस बार इंग्लैंड में टेस्ट मैच में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहती है।
हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि टी20 में ईशान किशन, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन वहीं पे श्रेयस अय्यर, इनकी परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं रही ऋतुराज गायकवाड़ की। बॉलर्स में बता रहे हैं कि हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। तो बेसिकली क्रिकेट का एक आप कह लो कि ओवरऑल ये रिवीजन सा करा रहा है ये आर्टिकल। जो लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे उनको सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा, कुछ अलग से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाना। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।